हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आज बेटा हम बीएसटी की अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं और हमें इसमें पढ़ना है कि हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और हमें ब्रीफ में डिस्कशन करना है कि उसके लेवल्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि इसके हमारे फीचर्स क्या होते हैं। मैं लास्ट क्लास वाला कंटेंट शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊं तो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को दूसरों से करवाना। खुद तो करना ही है, वो तो हमारा तो हल्का फुल्का काम ही होगा। मेन काम क्या होगा? दूसरों से काम करवाना। और काम को इस तरीके से करवाया जाएगा कि काम अच्छे तरीके से हमारा हो जाए। इसको कहते थे इफेक्टिवली काम भी हो जाए और एफिशिएंटली भी काम हो जाए और हमारे जो भी हमारे गोल थे वो अचीव हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था इफेक्टिवली और आपकी एफिशिएंटली की मीनिंग। तो मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिवली का जो रिलेशन होता है, इफेक्टिवली का वो टाइम से रिलेशन होता है, टाइम पर काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एफिशिएंसी का मतलब या एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? कम से कम पैसों में काम को करवाना। तो मैंने दोनों को बहुत अच्छे से सिखाया था आपको और इनके थोड़े एग्जांपल भी दिए थे मैंने आपके। और टॉपिक आई थिंक लग सबको समझ आ गया होगा। जिनको ना भी समझ आए वो दोबारा ऐप में जाके बीएससी की वीडियो देख सकता है। मैं बीएससी की वीडियोस कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 दिन तक ना डिलीट करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार आपको देखना पड़ सकता है बीएससी की वीडियोस को। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक को फीचर्स भी बोल सकते हैं, हिंदी में कहते हैं विशेषताएं। तो हमें बेटा आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है कि हमारी मैनेजमेंट मतलब प्रबंध प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है, हमारी मैनेजमेंट की फीचर्स क्या होते हैं। तो बेटा मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करें तो मैनेजमेंट के हमारे हमारे सिलेबस के अंदर 7 फीचर्स हैं। वैसे तो मैनेजमेंट के 50 फीचर्स होते हैं, पर हमें हमारे कोर्स में कितने फीचर दिए हैं? 7। तो आपको याद भी कितने करने हैं? 7 फीचर ही याद करने जो आपके टिप्स पर होने चाहिए। आपको टिप्स भी याद होना चाहिए। आपको बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन आए फीचर्स तो आपको 7 के 7 पॉइंट याद होने चाहिए। बेटा मैं याद भी कराऊंगा, आपको समझाऊंगा। अभी पहले समझाने वाला काम कंप्लीट करते हैं बेटा। हम सातों के सातों फीचर्स को समझते हैं और कोशिश करते हैं लर्न करने की। आपके एग्जाम में 7 फीचर में से कोई भी फीचर आ सकता है। आपकी जब केस स्टडी आएगी तो इन 7 के 7 में से कोई सी भी केस स्टडी आ सकती है। इसलिए बेटा हम अच्छे से इनको स्टडी करते हैं पहले, क्योंकि अगर हमें समझ आ गए तो हमें केस स्टडी को पकड़ना थोड़ा सा आसान रहेगा। बेटा आपकी ऐप के अंदर आपकी वीडियो आपके टेस्ट भी हो सकते हैं जिसके अंदर केस स्टडीज भी और क्वेश्चंस भी है। वहां भी आपको हेल्प करेगा इन पहचानने के लिए कि कौन सी केस स्टडी आएगी। मैं बहुत सारे केस स्टडी आपको कराऊंगा क्लास के अंदर भी, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से केस स्टडी को सोल्व किया जाता है। तो आज बात बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी हमारे मैनेजमेंट की खास बात को। मेन जो हमारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आपको पहला पॉइंट दिख रहा हो मैंने आपके लिए रेड वाले कलर से इसको लिखा है, जो हेडिंग से। तो खाली हेडिंग हेडिंग पे नजर डालो। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फिर लिखा है परवेसिव, फिर लिखा है मल्टी डायमेंशनल, फिर फोर्थ लिखा है आपके लिए कॉन्टिन्यूस, फिफ्थ लिखा है ग्रुप एक्टिविटी, सिक्स लिखा है डायनेमिक फंक्शन और सेवन लिखा है इंटेंजिबल फोर्स। बेटे 7 पॉइंट आपको अभी थोड़े अजीब से पॉइंट लग रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि 7 के 7 पॉइंट हमें लर्न हो जाएंगे क्या, और लर्न हो भी गई तो क्या लंबे टाइम तक याद रहेंगे? बेटा मैं आपको प्रॉमिस दिला रहा हूँ, मैं आपको आज की क्लास दे दूं, बस आज ये पॉइंट समझा दूं, आपको 7 के 7 पॉइंट लगभग लर्न हो जाएंगे। और इसकी मीनिंग तो बहुत अच्छे से आपके ब्लड के अंदर आ जाएगी। इतने अच्छे से आ जाएगी कल को आपका ब्लड चेक भी हो तो उसके अंदर भी क्या आएगा? आपके आपका ये इनके कैरेक्टरिस्टिक ही आएंगे। ठीक है, आपका ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये सब चीजें तो बेटा बात की है पहले। उसके अंदर आएगा कि आपका ब्लड परवेसिव है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट की आएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से इन बातों को समझिएगा। कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको आसानी होगी केस स्टडी को ग्रिप करने के लिए। इसलिए केस स्टडी को समझाने के लिए आपको स्टार्ट करा रहा हूं इन पॉइंट्स को समझाना। आप ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स में। जो पॉइंट्स है हमारे वो कुछ 7 टाइप्स के हैं और 7 के 7 हम आराम आराम से करते हैं। 1 बाई 1 सारी पॉइंट्स को खत्म करते हैं। बेटा इन सब में से सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपके बीएसटी के बुक में 12 बार रिपीट होने वाला है। मैं हाईलाइट करता हूं इस पॉइंट को, आप ध्यान दीजिएगा। बेटा पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिए। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या लिखा है बेटा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब होता है क्या है समझिएगा, मैं हाईलाइट भी कर दिया। हाईलाइट ये सिंबल डिनोट कर रहा है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं। बेटा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी एक ऐसा काम जिसका मेन फोकस किस पर हो? गोल पर हो। बेटा मैंने क्या कहा? ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसा काम जिसका मेन फोकस किस पर हो? आपके गोल पर। एक छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं बेटा आपका। हम एजुकेशन से हटाकर स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। मान लो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है बेटा। अब वहां पे विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं। अब विराट कोहली ने गोल बना रखा है कि आज तो मुझे 100 रन मारने ही है, आज तो मुझे सेंचुरी मारनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे 100 स्कोर करना ही है। तो उसने अपना एक गोल बना लिया कि मुझे 100
आज कुछ भी करके 100 स्कोर तो करना है, मुझे सेंचुरी तो मारनी है, आज मेरे नाम के आगे 100 प्लस स्कोर होना चाहिए। तो उसने एक गोल बनाया और उसके लिए काम किया, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मान लो उसने 100 मार भी दिए, तो क्या कहेंगे कि उसका जो गोल था वो अचीव भी हो गया। तो कहते हैं मैनेजमेंट में जो भी काम किए जाते हैं ना, मैनेजमेंट में बहुत सारे काम किए जाएंगे, जो आज आपको थोड़े शॉर्ट में समझाऊंगा अभी मैं क्लास में। तो मैनेजमेंट में जितने भी काम किए जाते हैं, उन सभी काम का मेन फोकस किस पर होता है, हमारे गोल ओरिएंटेशन पे, मतलब गोल को अचीव करने पर। ध्यान देना मैंने क्या बोला, हमारा मेन फोकस किस पर होता है कि गोल को अचीव किया जाए। जो भी हमारे गोल्स थे, जो भी हमारे लक्ष्य थे, हम लक्ष्य कहते हैं बेटा हिंदी में से, जो भी हमारे लक्ष्य थे, जो भी हमारे गोल थे, उनको अचीव किया जाए। जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपना गोल बनाया कि इस साल हमें अपनी सेल 5 करोड़ करनी है। तो मैनेजमेंट जो भी होगा, जो भी हमारी कंपनी के अंदर काम होंगे, वो सारे काम का मेन फोकस किस पर होगा कि कंपनी की सेल को कितना करना है हमें, 5 करोड़ रुपए। और जब सारे काम इसी फोकस के संग होंगे, तो ही हम उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट में हमेशा क्या होता है कि सभी के सभी जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी कामकाज किए जाते हैं, उन सबका मेन ध्यान किस पर होता है कि गोल को अचीव करने पर। जैसे हमारी कंपनी ने गोल बनाया कि 5 लाख की सेल करनी है, तो सबका फोकस मेन किस पर होगा कि 5 लाख की सेल तो आप करनी ही है। इसे हम कहते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मुझे लगता है सबको ये पॉइंट समझ अच्छे से आ गया होगा कि गोल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि पूरी कंपनी के सभी काम किस चीज पे फोकस होते हैं, मैनेजमेंट के सभी काम किस चीज पे फोकस होते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने पर। जो हमने टारगेट्स बनाए कंपनी के, उनको अचीव करने पर। अब जो टारगेट्स होते हैं वो हो सकता है हमने ऐसे बनाया हो कि हाँ 1 साल में टारगेट पूरा करना है, या फिर हमने टारगेट टाइम का रिलेशन ना भी रखा हो, वो किसी और तरह के टारगेट भी हो सकते हैं। अब टारगेट कोई भी हो, गोल्स कोई से भी हो, बस आपका मेन बात क्या है कि कंपनी में जितने भी कामकाज किए जाते हैं सब किस किस पर्पस को ध्यान में रख के किए जाते हैं। किस पर्पस को ध्यान में रख के किए जाते हैं बेटा कि हमें हमें गोल को अचीव करना है। तो कंपनी में जितने भी रिसोर्स है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो मटेरियल हो, ध्यान देना मैंने क्या बोला, चाहे पैसा हो, चाहे आपका सामान हो, चाहे आपकी मशीन्स हो, चाहे आपकी मैन पावर हो, जितनी भी हमारे रिसोर्स होते हैं, उन सबका अच्छे से यूज करना है। देखो बेटा मैंने क्या बोला, मैं आपको लिख के भी समझाता हूं। देखो आप चाहो तो आप भी अपने नोट्स नोटबुक में लिख लेना। मैंने बोला रिसोर्स, मैंने वर्ड क्या यूज किया बेटा आपके लिए, रिसोर्स। मैं साइड में यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, थोड़ा यहाँ पे टाइप करने की दिक्कत है, रिसोर्स। देखो ध्यान देना, सब बच्चे फोकस करेंगे। और रिसोर्स जो होते हैं हमारे कंपनी के अंदर, वो 5 तरह के रिसोर्स आपको याद कराना चाहता हूं मैं। और 5 तरह के रिसोर्स कौन कौन से, ध्यान दीजिए। हम करते हैं 5 तरह के रिसोर्स में 5 तरह के एम है बेटा। क्या बोला मैंने, 5 एम हमारे रिसोर्स होते हैं। हम इन्हें रिसोर्स भी बोल सकते हैं, हम इन्हें फाइनेंशियल रिसोर्स भी बोल सकते हैं। हमारे बीएसटी में जब जब पढ़ोगे, किसी भी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, अगर मैं वर्ड यूज करूंगा ना रिसोर्स, तो समझ जाओ कि उसमें क्या यूज हो रहा है, 5 एम। बेटा 5 एम में कौन कौन से 5 रिसोर्स है जो आपको याद रखने हैं, ध्यान दीजिए। पहला रिसोर्स मैन, दूसरा जिसे हम मैन पावर भी बोल सकते हैं, दूसरा रिसोर्स है हमारा मनी। हम आगे पीछे कर सकते हैं, बस हमें 5 के 5 याद रखने हैं, कोशिश करने की 5 के 5 याद हो जाए। हमारा तीसरा रिसोर्स है, हमारा तीसरा रिसोर्स है मटेरियल। हमारा चौथा रिसोर्स है मोटिवेशन। मोटिवेशन। और एक क्या है हमारा, मशीनरी। और ये हमारे 5 रिसोर्स हैं। इन 5 के 5 रिसोर्स का क्या मेन यूज है कि इन पांचों के पांचों रिसोर्स को हम यूज किया जाता है कंपनी के किस पर्पस के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। देखो मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मैन पावर, मनी, मटेरियल, मोटिवेशन, मशीनरी, इन पांचों चीजों को हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना है। और इस तरीके से यूज करना है कि हमारे जितने भी टारगेट है, जो भी हमारे एम है, वो अचीव हो जाए। तो बेटा जैसे मैं एग्जांपल दूं इनमें से किसी एक को समझाने के लिए, जैसे हमारे पास जो मटेरियल है, जैसे मान लो हमारी जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर हमारी फैक्ट्री के अंदर मान लो हमारे सेलफोन बनते हैं, तो सेलफोन जिस चीज से बनते हैं वो हमारे लिए मटेरियल हुआ। या फिर हमारी प्लास्टिक चेयर्स बनाने की फैक्ट्री है, तो प्लास्टिक क्या हुआ, हमारे लिए मटेरियल हुआ। तो कह रहे हैं उनको अच्छे से यूज करना है, फुल यूटिलाइजेशन करना है उनका, उसकी कोई वेस्टेज नहीं करनी, उसको अच्छे से यूज करेंगे तभी तो बेटा हमारी कंपनी के गोल अचीव हो पाएंगे। तो इस पूरी बुक में आपके बार बार ये बात लिखी आएगी कि जितने भी हमारे रिसोर्स होते हैं ना, जितने भी हमारे 5 एम होते हैं, जो हमने 5 आपके सामने लिखे,
चाहे वो मनी हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो आपकी मशीन हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे मैन पावर हो। मैन पावर का मतलब वर्कर्स है, जो वर्कर्स काम करते हैं हमारी कंपनी में, एम्प्लॉइज होते हैं। इन पांचों एम का अच्छे से यूज करना है, फुल यूटिलाइजेशन करना है। ये लाइन बार बार इस चैप्टर में यूज होगी, इस चैप्टर में नहीं, आपकी पूरी बुक में बार बार यूज होगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप याद रखो कि रिसोर्स होते क्या है। 5 तरह के रिसोर्स होते हैं हमारे, जो हमारे मेन 5 रिसोर्स होते हैं। इन पांचों रिसोर्स को हमें अच्छे से याद करना है। ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे? मनी, मटेरियल, मोटिवेशन, मशीन और मैन पावर। आप पांचों को याद रखोगे, मैं कोशिश करता हूँ, और मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, जो कम से कम 50 बार यूज होंगे बेटा आपकी बुक के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपके लर्न हो जाएंगे। इन पांचों रिसोर्स को हमें क्या करना है? फुल यूटिलाइजेशन करना है। अब हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं, जो शॉर्ट नोट में मैंने आपके लिए लाइन लिखी, ध्यान दीजिएगा, सब मेरे संग पढ़ेंगे बेटा कि क्या लिखा है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब मैं सबको समझा तो चुका हूं, पर जब तक नोट से पढ़ेंगे नहीं तब तक वो बात नहीं आएगी कि बुक में क्या लिखा है वो तो पढ़ा जाए। इसलिए हम बुक से पढ़ना भी इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा बुक में क्या लिखा है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब कह रहे हैं मैनेजमेंट का मेन जो काम फोकस होता है वो किस पर होता है? गोल ओरिएंटेशन पर होता है, गोल को अचीव करने पर होता है, अपने टारगेट को अचीव करने पर होता है। विच इज टू बी अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड, जो या तो अचीव हो चुका है हमारे को, जो हमने पहले से स्पेसिफाई कर रखा है, एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो हम चाहते हैं कि अचीव करना, मतलब कह रहे हैं जो हो चुका है वो भी और जो करना है वो भी। और यहां पर खास बात आई जो मुझे लगता है आप सबको अंडरलाइन भी करनी चाहिए, बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ, बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। तो कौन सा रिसोर्स की बात हो रही है यहाँ पे? ये रिसोर्स का मतलब क्या है? जो मैंने आपको 5 रिसोर्स बताए, तो इन पांचों के पांचों जो हमारी कंपनी में 5 मेन रिसोर्स होते हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, मतलब उन्हें यूज तो करना है, पर कैसे? बहुत अच्छे प्रकार से यूज करना है। आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में इसको यूज लिख सकते हो आंसर को, पर आप सोचो ना, आप अगर ऐसे वर्ड यूज करोगे बीएसटी वाले, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस के बारे में लिख भी दो ब्रैकेट के अंदर कि सच एज मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैन पावर, मोटिवेशन, मजा आ जाएगा बेटा आपके आंसर को देख के, टीचर को भी। तो ये शॉर्ट नोट्स में मैंने लिखा तो है, समझाया तो है, पर इसमें मेरे बीएससी के वर्ड यूज कर रहे हैं जो आपकी बुक में भी मिलते हैं आपको बार बार। मैं कोशिश करी कि मेरे सिंपल से सिंपल आपके लिए नोट बनाए जाए, और एग्जाम के मार्क्स भी हमें पूरे 100% मिले, ये भी हमारा मेन टारगेट है ना। तो कुछ वर्ड तो हमें बीएससी के यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे जो आपको एग्जाम में भी यूज करने। मैं बार बार समझा के आपको लर्न भी करा दूंगा मैक्सिमम पॉइंट जो हमारे होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बेटा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में मेन बात क्या सीखी हमने कि हमारे मैनेजमेंट का जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है? हमारा गोल अचीव को करने पर। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है गोल को अचीव करने पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को किया जाता है कि ताकि हमारी कंपनी के गोल अचीव हो जाएं, और जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स पड़े हैं उन सभी का, जैसे मनी, मोटिवेशन, मटेरियल, उन सबका प्रॉपर हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। मुझे लगता है मैं फर्स्ट पॉइंट आप सबको समझा चुका हूं बेटा। किसी को ना भी समझ आई हो तो दोबारा मुझे बैक करो, दोबारा सुनो बेटा, और अच्छे से आपको समझ आना चाहिए और आपको समझ आ जाएगा। तब भी डाउट आता है तो बेटा व्हाट्सएप जिंदाबाद, आप व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेरी करो, आप ऐप के अंदर भी मेरे से क्वेरी कर सकते हो बेटा। तो अगला आपकी हेडिंग है वो है परवेसिव। मैं पहले इसको हाईलाइट करता हूं और समझाता हूं कि परवेसिव का मतलब क्या होता है। बेटा ये एक ऐसा वर्ड है जो बार बार आपकी इस बुक में यूज होगा। कुछ ऐसी हेडिंग्स है बेटा जो करीब करीब आपके हर चैप्टर में यूज होने वाली है। तो ध्यान से समझिएगा परवेसिव होता क्या है। पहले कोशिश करता हूं कि परवेसिव को आपको सिंपल भाषा में समझाऊं। बेटे परवेसिव का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है हर जगह, एवरीवेयर। हम बोल सकते हैं क्या इसको सिंपल भाषा में? एवरीवेयर। हिंदी में बोलते हैं हर जगह। परवेसिव का मतलब है कि कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट में एक खास बात होती है कि वो परवेसिव नेचर का होता है। परवेसिव का मतलब वो हर जगह होता है। मतलब हमारा किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, हमारा किसी भी साइज पर बिजनेस हो, मतलब चाहे हमारा बड़े लेवल पर हो, चाहे हमारा छोटे लेवल पे काम हो, चाहे हमारा बड़े लेवल पे काम हो, आपका हर लेवल पे क्या होगा? हर तरह के बिजनेस में क्या होगा? आपका मैनेजमेंट यूज होगा। मतलब बिना मैनेजमेंट के कोई बिजनेस कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मतलब किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट। तो कहते हैं मैनेजमेंट एक परवेसिव नेचर का होता है। परवेसिव मतलब ये हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, यूनिवर्सल नेचर का होता है, ये हर जगह यूज होता है। तो पहली लाइन भी यही लिखी है बेटा, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। मैं यूनिवर्सल को अंडरलाइन करूंगा, आप समझिएगा क्या पॉइंट है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब बिजनेस में जो हर जगह यूज होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? हर जगह यूज होता है। मैं तो कहूंगा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी यूज होता है बेटा। आप पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? मैनेजमेंट करते हो। जैसे आप बुक खरीद के लाओगे, आप प्लानिंग करोगे कहाँ पे कोचिंग पढ़नी है, आप प्लानिंग करते हो कभी कभी कि किस बुक से पढ़ना है हमें,
आप प्लानिंग करते हो कि मैं ये टाइम ये स्टडी करूंगी, ये टाइम ये स्टडी करूंगी, आप टाइम टेबल बनाते हो, तो इसे कहता है यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का मतलब हर जगह यूज होगा, आपकी पढ़ाई में भी यूज हो रहा है। एक बेटा स्कूल को चलाने के लिए भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे आपके प्रिंसिपल को क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं कि कौन टीचर कौन सा सब्जेक्ट निपटाएगा, कौन सा पढ़ाएगा, सिलेबस कितने दिनों में कंप्लीट किया जाएगा, बच्चों को मैनेजमेंट करने के लिए उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, किस क्लास का कौन मॉनिटर होगा, किस क्लास का कौन हमारा क्लास टीचर होगा, तो ये सब चीजें कहां बताई जाएगी, आपकी मैनेजमेंट की जाएगी, जो मैनेजमेंट होगा आपके स्कूल के अंदर। एक हॉस्पिटल के अंदर भी मैनेजमेंट होता है, जैसे हॉस्पिटल में तय किया जाता है कि कौन सा डॉक्टर किस टाइम काम करेगा, और हमारे हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स काम करेंगे, कितने नर्स काम करेंगे, उनके काम को भी आपस में क्या करा जाता है, मैनेजमेंट। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक पेशेंट को दो दो डॉक्टर देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर 100 पेशेंट को देख रहा है। तो ये इस काम को क्या कहा जाता है, परवेसिव, कि मैनेजमेंट किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर भी। बेटा हर तरह के बिजनेस में क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं बेटा मैनेजमेंट के बारे में। मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार का आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, चाहे आपकी पनवाड़ी की छोटी सी दुकान हो, चाहे बेटा आपकी छोटी सी दुकान क्या हो, आपकी एक डेयरी हो जिसमें आप दूध बेचते हो, आपका छोटा सा क्या पता है एक सैलून हो, बेटा चाहे आपका कुछ भी बिजनेस हो, हर जगह बिजनेस में क्या यूज होगा, आपका मैनेजमेंट यूज होगा। बिना मैनेजमेंट के कोई बिजनेस में काम हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि हर तरह के बिजनेस में क्या यूज होता है, आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बिजनेस का नेचर भी कोई सा हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे ट्रेडिंग का काम हो, चाहे बैंक का काम हो, चाहे आपका हॉस्पिटल का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे कॉलेज का काम हो, हर तरह के बिजनेस में क्या होगा, चाहे इंस्टीट्यूट पढ़ाने का काम, आई बात समझ, हर तरह के बिजनेस में क्या होता है, आपका मैनेजमेंट तो होता ही है, और हर लेवल पे होता है। जैसे कि आगे में जाके मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, तो तीनों लेवल पर ही हमारा मैनेजमेंट होता है, तो उसे कहते हैं परवेसिव। मुझे लगता है परवेसिव की एक ओरा जो होती है, जो इमेज होती है, वो आपके माइंड में सेट हो गई। मुझे लगता है अगर आपने फोकस से मेरी वीडियो सुनी होगी, मेरी बातें सुनी होगी, सारी देखी होगी, तो आपको ये बात क्लियर होगी होगी कि मैनेजमेंट कितना जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। बिना मैनेजमेंट के कोई बिजनेस में काम हो ही नहीं सकता। तो हर तरह के बिजनेस में क्या जरूरी होता है, आपका मैनेजमेंट। तो कहते हैं मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, आपका यूनिवर्सल होता है। इट इज यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कह रही है हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, वेदर इकोनॉमिक, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, चाहे वो साइज छोटा हो चाहे वो साइज बड़ा हो। तो कह रहे हैं मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, कह रहे इकोनॉमिक का मतलब जो पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाने के लिए नहीं होते, सोशल या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी, मतलब कह रहे हैं हर तरह के बिजनेस में, चाहे उनका साइज छोटा हो चाहे उनका साइज बड़ा हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बेटा से, चाहे उनका नेचर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे जूस की दुकान हो, चाहे उनका पेट्रोल का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे लोकेशन भी कोई सी हो, चाहे वो पहाड़ों पर हो, चाहे वो समुद्र के पास हो, चाहे वो किसी और एरिया में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो द्वारका में हो, चाहे वो किसी और एरिया में हो, हर तरह के बिजनेस में क्या होगा, आपका मैनेजमेंट तो होगा ही। और एंड एवरी लेवल, और एवरी लेवल वाली बात को बेटा मैं आज क्लास में ही बताऊंगा आपको कि हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, और तीनों लेवल पे मैनेजमेंट को किया जाता है। तो मैनेजमेंट एक तरह का क्या होता है बेटा, आपका परवेसिव। मुझे लगता है परवेसिव वाले पॉइंट को भी आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अब बेटा इसके बाद ना कुछ आगे पीछे करते हैं पॉइंट्स को, हम थर्ड पॉइंट थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा, क्योंकि फोर्थ पॉइंट को समझ आ गया तो थोड़ा सा आसान रहेगा बाकी पॉइंट्स को पढ़ना भी आपको, इसलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बेटा। तो फोर्थ पॉइंट है आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब समझिएगा क्या होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है जो काम लगातार किया जाता है, कॉन्टिन्यूली किया जाता है। मतलब क्या मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस करते रहते हैं क्या, बिल्कुल बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैनेजमेंट के अंदर हमारे 5 तरह के काम होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग। इस तरह से हमारे 5 तरह के काम होते हैं बेटा। चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग होता है बेटा। इन्हें हम पोस्ट डीसी के नाम से भी जानते हैं, और अगर आपको सच बताऊं तो यही नाम आपके चैप्टर्स के हैं। चैप्टर 4 आपका प्लानिंग का है, चैप्टर 5 आपका ऑर्गेनाइजिंग का है, चैप्टर 6 आपका स्टाफिंग का है, चैप्टर 7 आपका डायरेक्टिंग का है, और चैप्टर 8 आपका कंट्रोलिंग का है। तो चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 आपके किसके हैं, वो मैनेजमेंट के फंक्शंस के हैं, जो काम किए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा आपके लिए, कोडवर्ड क्या बोला मैंने आपके लिए, उसको मैंने बोला पोस्ट डीसी, पी ओ, दोबारा लिखता हूँ बेटा,
POSDC। POSDC की फुल फॉर्म क्या है? चैप्टर 4 मतलब P से प्लानिंग, चैप्टर 5 मतलब O से ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर 6 मतलब S से स्टाफिंग, चैप्टर 7 मतलब D से डायरेक्टिंग, और चैप्टर 8 मतलब C से कंट्रोलिंग। क्या आपको ये सारे याद रखने हैं? बिल्कुल बेटा याद रहेंगे आपको। मैं कम से कम बेटा 20 बार तो रिपीट ही कर दूंगा ये वाली बात, पोस्ट डीसी वाली। तो पोस्ट डीसी क्या है बेटा आपके देखा जाए तो ये तो चैप्टर के नाम है जो आपको चैप्टर के नाम याद भी रखने चाहिए। और ये चैप्टर 5 चैप्टर है आपके, चैप्टर 4 5 6 7 8 तो चैप्टर ही पढ़ा दूंगा तो ये नाम तो आपको वैसे याद रहेंगे। अभी आपको नाम याद नहीं करने, आपको क्या समझना ध्यान दीजिए। पहले प्लानिंग की जाती है, फिर आपकी ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, फिर स्टाफिंग की जाती है, फिर डायरेक्टिंग की जाती है, फिर कंट्रोलिंग की जाती है, फिर दोबारा प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर इस तरह से काम बार बार करते रहा जाना पड़ता है। मतलब मैनेजमेंट हर वक्त करना पड़ता है, हर वक्त मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता, एंड नहीं होता मैनेजमेंट का कभी भी। मैनेजमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। अब बेटा मैं थोड़ा सा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड करता हूँ एग्जाम्पल, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये वाला। बेटा मेरी बीएसटी पढ़ाने की थोड़ी सी स्पीड तेज रहेगी क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियोस में आप इसको बार बार दोबारा अगेन मेरे को सुन सकते हो, तो मुझे लगता है समझ आ जाएगा अगर आप दो बार भी सुनोगे इस पॉइंट को, अगर आपको नहीं समझ आया तो। इसलिए थोड़ा स्पीड तेज ही रखते हैं। और किसी को स्लो में सुनना है तो आप ना आपके पास ऐप में ऑप्शन है, आप इसको स्लो या फास्ट भी कर सकते हो। आप चाहो तो फास्ट करके भी सुन सकते हो वहां पे। तो आप ध्यान देते हैं कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं पढ़ाई के। बेटा मान लो आपने एक प्लानिंग करी, आपने अपने बिजनेस में सोचा, आपने अपनी पढ़ाई में सोचा कि अब ना एक काम करते हैं, मैं रोज 4-4 घंटे रोज पढ़ूंगी। आपने प्लानिंग करा मैं रोज 4-4 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। बेटा आपने टारगेट बनाया, आपने पहले दिन 4 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन आपने 2 घंटे पढ़ा, चौथे दिन आपने 1 घंटे पढ़ा, पांचवें दिन पढ़ने का मन ही नहीं करा। धीरे धीरे ऐसा होता है बेटा। अब मुझे बताओ अगले दिन फिर दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 4 घंटे वाला प्लान क्या हो गया? फेल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। तो क्या करोगे आप? पांचवें छठे दिन क्या करोगे? दोबारा प्लानिंग करोगे। अब आप प्लान बनाओगे, आज से मैं रोज कसम खाती हूँ मैं 5 घंटे पढ़ूंगी और इसी टाइम पढ़ूंगी। आपने प्लान चेंज किया तो क्या दोबारा प्लानिंग होगी? बिल्कुल उस तरह से दोबारा काम हमारा रिपीट होगा, तो दोबारा मैनेज करना पड़ेगा काम को। तो कहते हैं मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि काम बार बार चलता रहता चलता रहता चलता रहता है, बार बार उसके अंदर चेंज करने पड़ते हैं। वैसे कंपनीज में भी क्या होता है कि बार बार जब कोई काम किया जाता है तो बार बार मैनेजमेंट में चेंज करने पड़ते हैं, बार बार कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। अगर एक टारगेट पूरा भी हो गया ना तो अगला टारगेट अचीव करने के लिए काम किया जाता है। तो कभी मैनेजमेंट खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट कभी एंड हो ही नहीं सकता, ये हमेशा क्या होता है? चलता रहता है। इसलिए कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? सीरीज ऑफ फंक्शन। और सीरीज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? बेटा मैं सबको समझा चुका हूं वैसे तो। सीरीज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? पोस्ट डीसी। बेटा मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने क्या बोला ध्यान दीजिए। मैंने सीरीज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या बताया आपको? पोस्ट डीसी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोस्ट डीसी। तो सीरीज ऑफ फंक्शन का मतलब पोस्ट डीसी। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। आप नोट, अगर नोट्स ये लिख रहे हो नोटबुक में तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आपको लिखने चाहिए नोट्स वाले। आप नहीं भी लिख पा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको याद रहना चाहिए कि पोस्ट डीसी का मतलब क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट के अंदर 5 तरह के काम होते हैं जिन्हें हम पीओएस डीसी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पोस्ट डीसी। एंड इट फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। और उसके सभी काम को सभी मैनेजर्स किया जाता है, जितने भी मैनेजर होते हैं बेटा सबको करते हैं। और लिखा है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ काम करते हैं सारे। बिल्कुल वो तो करते ही हैं बेटा, जितने भी कंपनी के अंदर मैनेजर काम करेंगे, जितने भी लोग काम करेंगे सब काम ही तो करेंगे। और फंक्शंस की बात करूं तो कौन कौन से फंक्शंस बोले बेटा मैंने आपको? जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखा बेटा? पढ़िए दोबारा। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, the process of management continues till an organization exists for attaining its objective। ये तब तक ही जाता है जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता। और जैसे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो फिर उनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बन जाता है बेटा। ध्यान देना मैंने क्या बोला। जैसे एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, जैसे एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ तो कंपनी क्या बनाती है? अगला ऑब्जेक्टिव बना लेती है। तो फिर उसके लिए काम किया जाएगा। तो कंटिन्यूस चलता ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता हमारे वाला पॉइंट। तो आपने इस पॉइंट में क्या सीखा कि मैनेजमेंट हमेशा चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा निरंतर। निरंतर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। तो कॉन्टिन्यूस आई थिंक ज्यादा आसान वर्ड, आपको लर्न भी रहेगा और मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। अब बेटा 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। बेटा 5वां पॉइंट में लिखा है आपके ग्रुप एक्टिविटी होता है। बेटा ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो काम जो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। मैंने क्या बोला ध्यान दीजिए। जो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, जो एक बंदे का काम नहीं होता, ये कई बंदों का काम होता है। इसमें एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 6 इतने लोग मिलकर काम करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है वो काम जो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं। फोकस करिएगा।
बेटा आप समझिए, मैनेजमेंट में आपको मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि मैनेजमेंट में काम दूसरों से कराया जाता है, और जब दूसरों से काम कराएंगे बेटा तो सोचो, कोई एक बंदा तो होगा नहीं, बहुत सारे बंदे होंगे, तो बहुत सारे बंदे मिलकर काम करेंगे तो उसे ग्रुप कहा जाएगा। आप सोचो सबका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ही था कि जैसे मान लो हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव था 5 लाख की सेल करना, 5 करोड़ की सेल करना, तो हम सबका सारे एम्प्लॉइज सारे मैनेजर्स का टारगेट क्या है कि 5 लाख रुपए की सेल करना या 5 करोड़ की सेल करना। तो हम चाहते हैं सभी लोग मिलकर एक ही चीज पर फोकस करें, तो सभी लोग काम करेंगे तभी तो बेटा ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। तो कहते हैं मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप का काम है, बहुत सारे लोगों का काम है, तो इसे ग्रुप की एक्टिविटी कहा जाता है। तो क्या लिखा बेटा यहाँ पे समझिए, इट इज, क्या लिखा है, इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल। इसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेज करते हैं बहुत सारे लोगों की एक्टिविटी को, बहुत सारे लोगों के कामकाज को, एज अ टीम। टीम मतलब जिसमें नंबर ऑफ पर्सन होते हैं और जो मिलकर काम करते हैं। तो अटेन, अटेन मतलब अचीव करना, गेट करना, पाना। क्या पाना बेटा, क्या अटेन करना, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे आपकी कंपनी के हैं वो, तो आपकी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे लोग मिलकर करते हैं, उन्हें सारे लोग क्या करते हैं, काम मिलकर करते हैं। जब मिलकर काम करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्रुप एक्टिविटी, और इसको इस तरीके से बताया जाएगा। अब बेटा हमने जैसे कॉन्टिन्यूस और ग्रुप एक्टिविटी पढ़ा, तो बेटा हम वापस आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट था आपका, आपको याद हो तो मल्टी डायमेंशनल। बेटा डायमेंशनल का मतलब होता है आपकी दिशाएं, आपकी कितनी डायरेक्शंस होती हैं। तो कहते हैं मैनेजमेंट को 3 तरह के मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, 3 तरह के काम होते हैं इसके अंदर। बेटा पहला वर्क, दूसरा पीपल, और तीसरा ऑपरेशन। हम इसको बोलेंगे WPO। बेटा याद रखना मैंने क्या बोला, हम इसे क्या बोलते हैं, WPO। मैं आपके सामने लिख देता हूं WPO। WPO का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपके यहाँ पे 3 तरह के काम किए जाते हैं। इसमें आपके W होता है वर्क, P मतलब पीपल, और O मतलब ऑपरेशंस। बेटा तीनों काम को क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। बेटा अब मैं समझाता हूं थोड़ा सा कि वर्क, पीपल और ऑपरेशन का मतलब क्या है। कुछ जो मैं आपके बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसे इसको आपको याद करना चाहिए, और आपको 10 बार आप रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएगा। और मैं खुद भी आपको रिवीजन कराऊंगा इन चीजों की, बार बार क्लासेस दूंगा, और जब लॉकडाउन हट जाएगा तो हमारी क्लासेस बैच के अंदर होगी, तब तो और अच्छे से हम इसको रिवीजन कर पाएंगे। अब बस सुनते जाओ, समझते जाओ होता क्या बेटा। मल्टी डायमेंशनल का मतलब समझना बेटा, मैनेजमेंट जैसे मान लो मैं मैनेज कर रहा हूँ बेटा, तो मुझे 3 तरह के काम को मैनेज करना पड़ेगा, 3 तरह की चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। पहला वर्क को, वर्क मतलब काम को, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, जो भी मेरा काम है, जैसे मान लो मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो मुझे अपने इंस्टीट्यूट को मैनेज करना पड़ेगा। तो वर्क को मैनेज का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट को मैनेज करना पड़ेगा, तो वो मेरा पहला डायमेंशनल होगा, किसका, मैनेजमेंट का। दूसरा पीपल का लिखा, पीपल का मतलब है बेटा लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो जो मेरे इंस्टीट्यूट में इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे बेटा आप जैसे होनहार बच्चे हैं, आप सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को बेटा मुझे मैनेज करना पड़ता है। आप सबसे फीस रिकवर करनी पड़ती है, सभी टीचर्स को पेमेंट करनी पड़ती है, और जो स्टाफ है, जो साफ सफाई करने वाले भैया है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे और भी खर्चे हमारे इंस्टीट्यूट के, तो मुझे सभी लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कि वर्क का मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, और तीसरा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या लिखा बेटा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे तीनों नाम लिखे अगर आप ध्यान दो तो, मैंने छोटी सी यहाँ पे शॉर्ट नोट में क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीनों के नाम लिखे, आप समझो क्या लिखा हुआ है। पहले में क्या लिखा था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर लिखा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा क्या, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब ध्यान से सुनिए, कई बच्चों को डाउट रहता है बेटा। ऑपरेशन का मतलब परचेस, सेल, मार्केटिंग, ये सब चीजें होती है बेटा, एडवर्टाइजिंग, ये सब चीजें किसका पार्ट होती है आपकी, आपका ऑपरेशन। जैसे आपकी अकाउंटिंग करना भी किसमें आएगा, ऑपरेशन में। क्या मुझे इसको भी मैनेज करना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा। जैसे मान लो सामान खरीदने की जिम्मेदारी शर्मा जी की है, मान लो हमारा एक बंदा है शर्मा जी है, सामान खरीदने की जिम्मेदारी उसी बंदे की है, तो उसको काम दिया किसने, ये वाला उस पीपल, उस इंसान को काम दिया किसने, मैंने दिया, मैनेजर ने दिया। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है, मैनेजर की है, कि वो काम को मैनेज करेगा किसी तरीके से, परचेज को, सेल को, मार्केटिंग को, अकाउंटिंग को, इन सब चीजों को। तो इसे कहते हैं ऑपरेशंस। तो 3 तरह के कामों को यहाँ पे क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। लोगों को मैनेज किया जाता है यहाँ पे, काम को मैनेज किया जाता है यहाँ पे, और ऑपरेशन को मैनेज किया जाता है। देखो शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे इसे, WPO। अभी तक हमने जो पॉइंट पढ़े, आपको हेडिंग थोड़ी सी याद होना स्टार्ट हो गई होगी। और मैं आपको बताऊं तो अपने कुछ 2 पॉइंट आपने और निमोनिक्स भी याद कर ली, जो शॉर्ट में याद करने थे। पहला क्या था, पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी का मतलब क्या था, आपके जो चैप्टर ही है पूरे डिटेल में,
P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और C से कंट्रोलिंग। अभी इसी चैप्टर में आगे जाके इसकी डिटेल भी है जो आपको मैं ध्यान से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर जब चैप्टर ही पढ़ लोगे, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, तब तो आपको सारी नॉलेज हो ही जाएगी बेटा। और दूसरा क्या बेटा पढ़ा हमने, डब्ल्यूपीओ। डब्ल्यूपीओ का मतलब क्या होता है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तो इन ये तीन हमारी हमारी डायमेंशनल होती हैं बेटा। हमारे खाली दो ही कैरेक्टरिस्टिक, दो ही फीचर्स, दो ही विशेषताएं रह गई हैं, हम उस पर बढ़ते हैं बेटा। सिक्स्थ फीचर है हमारा डायनेमिक फीचर। कई बच्चों को लगता है स्टार्टिंग वाले फीचर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद वाले फीचर इंपॉर्टेंट नहीं होते बेटा। बीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता। बीएससी में आपके 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आपके बुक में जितने फीचर लिखे सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडी किसी पॉइंट पर भी आ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है केस स्टडी 7 के 7 पॉइंट पे भी आ जाए। इसलिए बेटा आप सभी पॉइंट्स को याद रखोगे। आप ये नहीं करोगे कि 6 पॉइंट याद कर रहे हो खाली, आप कोशिश करोगे जो आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग्स है वो तो लर्न होनी चाहिए। अंदर की डिटेल आप अपने आप बना के लिख सकते हो, पर हेडिंग आपको बुक की याद करनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि आपको हेडिंग याद है तो आप अंदर का मैटर आराम से बना सकते हो, अगर आपको टॉपिक पता है तो डायनेमिक का मतलब समझिएगा बेटा। डायनेमिक का मतलब होता है, डायनेमिक का मतलब होता है जो बार बार चेंज होता है बेटा। समझिए मैंने क्या बोला। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो बार बार चेंज होता है। बार बार चेंज होने का मतलब क्या होता है, जो काम बार बार चेंज हो रहा है, जो काम बार बार चेंज हो रहा है उसे हम डायनेमिक बोलते हैं। चेंज होने का मतलब, ध्यान से सुनना बेटा, जरा सोचो सोचो सोचो। जैसे ही कोरोना आया, सोचो बेटा, दिमाग लगाओ, क्या सबके बिजनेस में कोई चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एक किराना की दुकान हो, चाहे वो किसी की जॉब हो, किसी कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो। लगभग इंडिया के मोस्टली बिजनेस क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं बेटा। मोस्टली बिजनेस क्या हो चुके हैं, बंद। हॉस्पिटल चल रहे हैं, किराने की दुकान चल रही है लोगों की, पर मोस्ट ऑफ द बिजनेस क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके हैं? सोचिए, क्योंकि कोरोना आया। तो क्या बिजनेस पे, क्या उसके एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है बिजनेस, तो बिजनेस के हमारे एनवायरमेंट होता है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल मैंने कोरोना वाला इसलिए दिया था कि अभी कोरोना चल रहा है तो आपके दिमाग में क्लिक भी करेगा। मान लो एक कपड़े की दुकान थी, एक शॉप थी, और वो दुकान बहुत चलती थी, मान लो बहुत, उसकी लाखों रुपए की सेल थी पर डे की। और जैसे कोरोना हुआ, दुकान बंद हो गई, तो सेल खत्म हो गई। तो बेटा बिल्कुल उस बिजनेस के ऊपर क्या आ गया, एक तरह की बहुत बड़ा थ्रेट आ गया। क्या थ्रेट है कि जैसे कोरोना आया तो दुकान खुली बंद हो गई और सेल होना बंद हो गई। तो कहते हैं कि बिजनेस एक में मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि बिजनेस भी है हमारा डायनेमिक होता है। बिजनेस में बार बार चेंज होते हैं, इसलिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान दीजिए। एक मिनट रुकिएगा बेटा। हाँ सॉरी बेटा, थोड़ी सी कफ की प्रॉब्लम चल रही है बेटा। डायनेमिक फंक्शन आपको मैं समझा रहा था, तो मैं आपको बता रहा था कि डायनेमिक फंक्शन जो होते हैं उसमें बिजनेस बार बार चेंज होता है अपना एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी कोरोना हो गया तो सारे बिजनेस सेट बंद ही हो गए हैं। मैं थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ बेटा, थोड़ा और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। और एग्जांपल दूं मैं आपको बढ़िया से, तो देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि एक बहुत अच्छी, मान लो एग्जांपल के तौर पे, एक बहुत अच्छी शॉप थी, और उस शॉप पे मिलती थी जींस, मिलती थी जींस, खाली जींस की शॉप थी वो। एक कपड़े की गारमेंट की शॉप थी, खाली जींस बिकती थी वहां पे। तो हुआ क्या, उसके सामने एक और दुकान खुल गई और उसने सेल लगा दी जींस की। ध्यान देना मैंने क्या बोला। उसकी दुकान थी, चलती भी थी दुकान बढ़िया, पर उसके सामने एक दुकान खुल गई न्यू, और उस नई वाली दुकान वाले ने सेल लगा दी। और जैसे ही उसने सेल लगाई, तो जो कस्टमर पहले उस बंदे की दुकान से सामान खरीदते थे, पहले वाली दुकान से, अब वो सभी बंदे किससे सामान खरीदने चले गए, सेल से, क्योंकि सस्ता सामान मिल रहा था। तो हुआ क्या, जैसे ही सेल लगाई सामने वाली दुकान वाले ने, न्यू दुकान वाले ने, तो पुरानी दुकान जिसकी जमी जमाई दुकान थी, उसकी सेल पर फर्क पड़ा नहीं पड़ा, उसके बिजनेस पे फर्क पड़ा उस बात से, बिल्कुल फर्क पड़ा। तो क्या होता है बिजनेस में, बार बार उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या आता है, चेंज आते रहते हैं। तो क्या हमें हर एक बिजनेस को अपने इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज से लड़ने के लिए क्या अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल चेंज करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट क्या होता है आपका, डायनेमिक होता है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट जब बार बार चेंज हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए अपने आप को भी क्या करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं, तो हमारा बिजनेस बेटा, जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो हम पढ़ा कैसे रहे थे आपको, आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आ रहे थे, मैं मार्कर और बोर्ड की हेल्प से आपको समझाता था, आप सभी बच्चे बेंच पर बैठ के अच्छे से कंसंट्रेशन से, फोकस के साथ मेरी बातें सुनते थे और पढ़ते थे। पर बेटा अब हम, जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमने पढ़ने का अपना तरीका कैसे चेंज किया, हमने अपनी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करी। मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ और आप वीडियो से पढ़ पा रहे हो, और अच्छे से पढ़ाई भी हो पा रही है बेटा हमारी। तो ये भी क्या है, हमने जैसे ही बिजनेस का एनवायरमेंट चेंज हुआ था, हमने अपना मैनेजमेंट का भी तरीका चेंज
कर लिया। तो इसको क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, डायनेमिक है, क्योंकि मैनेजमेंट बार बार क्या करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है पढ़िएगा कि इट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब ये बार बार चेंज होने वाला काम होता है, सिंस इट हैज टू अडॉप्ट टू नीड टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। कह रहे हैं इसको अपनी नीड और टाइम और सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल जो बात मैंने आपको समझाया एग्जांपल के थ्रू, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिख दी। अगर आपको समझ आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बेटा इसको। जो नोट्स में एग्जांपल लिखा है बेटा वो क्या लिखा है ध्यान दीजिए, आप इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो वैसे तो। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, मतलब आप जो मैकडी होता है आपका जो आपके बर्गर बेचता है, मैकडी मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। बेटा मैं आपको जैसे मैकडी वाला एग्जांपल देना चाहता था इसलिए मैंने एग्जांपल ये वाला लिखा। बेटा आप सबको पता हो तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन वर्ल्ड, जितनी भी हमारी मैक्सिमम कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, वो नॉनवेज ज्यादा खाती है और वेज कम खाती है। मैं आपको एग्जांपल दूं बहुत सारी कंट्रीज के जहाँ पे वेज बर्गर मिलता ही नहीं है, जहाँ पे खाली कौन से बर्गर मिलते हैं, वहां पे आपको नॉन वेज बर्गर ही मिलेंगे, वेज बर्गर मिलेगा ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, तो बेटा एक हमारी बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल। एक बार चाइना में बेटा उसका टूर्नामेंट चल रहा था, आप यकीन मानो कि बेटा उसे 2 दिन तक, ध्यान देना मैंने क्या कहा, 2 दिन तक अपने होटल में उबली हुई सब्जियां खानी पड़ी थी, क्योंकि उसे कोई आसपास वेजिटेरियन होटल ही नहीं मिला, कहीं वेजिटेरियन खाना ही नहीं मिला उसे, इसलिए उसे क्या खाना पड़ा, उबली हुई सब्जियां खानी पड़ी लगातार 2 दिन तक। बेटा आप समझिए कि किस तरह का माहौल होता है बहुत सारी कंट्रीज में बाहर। पर बेटा जब इंडिया में मैकडोनल्ड आया, बाहर के देशों में तो वो बहुत ज्यादा नॉनवेज देखता था, जब वो इंडिया में काम करने आया, जब वो इंडिया में काम करने आया मैकडी, तो इंडिया में उसने, देखो आपने ध्यान दिया हो तो आलू बर्गर, आलू पैटी बर्गर, कितने सारे उसने वेज बर्गर बनाए, वेज मैगी, इतने सारे आपके वेज। अब आप बताओ इंडिया में अगर उसे सर्वाइव करना था तो बिना वेज बर्गर के तो वो अपना बिजनेस चला ही नहीं सकता। आई थिंक इंडिया में अगर उस बिजनेस मैकडी की बात करें तो वेज वाले बर्गर ज्यादा बिकते होंगे, नॉन वेज वाले कम बिकते होंगे। उसके फ्राइज वगैरह हैं वो भी वेजिटेरियन ही है इंडिया में। वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नॉन वेज वाले उनके फ्राइज बिकते हैं। तो देखा जाए तो मैकडोनल्ड ने क्या करा अपने मेजर मेन्यू में चेंज, उसने अपने नॉन वेज वाले आइटम्स को कम कर दिया और वेज वाले आइटम्स को बढ़ा दिया। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, इंडिया के अंदर बीफ अलाउड नहीं होता बेटा, इंडिया की ज्यादातर स्टेट्स के अंदर बीफ नहीं खा सकते, जो गाय के मीट होता है उसे हम बीफ बोलते हैं, नहीं खा सकते, अलाउड नहीं है इंडिया में, इलीगल है बेटा। पर वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्री में अलाउड है, वो सब में अलाउड है इंडिया के छोड़ के बेटा। तो मुझे बताओ इंडिया में क्या वो मैकडी बीफ वाला बर्गर बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते बेटा, पर वर्ल्ड में बहुत फेमस है बेटा वो, तो उन्होंने अपने मेन्यू में चेंज किया और बीफ वाला अपना बर्गर यहाँ से हटा दिया। तो कहते हैं कि मैकडोनल्ड ने भी अपने बर्गर को, अपने बर्गर बेचने की तो तरीका था वो चेंज किया, अपने मेन्यू को चेंज किया इंडिया में काम करने के लिए। तो इसी को तो बोलेंगे डायनेमिक फंक्शन है बेटा। मुझे लगता है एग्जाम्पल भी सबको समझ आ गया होगा। अब बेटा लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो है इंटेंजिबल फोर्स। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है। बेटा क्या मैनेजमेंट किसी को दिखता है क्या, ध्यान दीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। विराट कोहली इंडियन टीम का कैप्टन है, जिन बच्चों को नहीं पता वो सुने, क्रिकेट टीम का कैप्टन है, इंडिया की क्रिकेट खेलता है बेटा, और बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, अनुष्का शर्मा का पिता है, सॉरी पति है, अनुष्का शर्मा का हस्बैंड है विराट कोहली। और आई थिंक सभी बच्चे उनको जानते होंगे और अच्छे से पहचानते भी होंगे बेटा। वो इंडियन टीम को इतने अच्छे से लीडरशिप के अपने अपने मैनेजमेंट के तरीके से जो इतना अच्छे से मैनेज कर रहा है सारे टीम के खिलाड़ियों को, वो टीम को जीते दिला रहा है, तो क्या वो दिख रही है क्या हमें, नो, हमें तो खाली विराट कोहली दिखता है, उसका मैनेजमेंट थोड़ी ना दिखता है हमें। तो जो वो काम कर रहा है वो क्या है, एक तरह का इंटेंजिबल है जो दिखता नहीं है। हाँ मैनेजमेंट, उसके मैनेजमेंट अच्छे होने से ही तो टीम जीत रही है। जब MS धोनी इंडियन टीम का कैप्टन था तो उसने बहुत सारे टूर्नामेंट दिलाए, तो उसने अच्छे से लोगों को मैनेज किया जो टीम के खिलाड़ी थे, तो क्या ये मैनेजमेंट उसने अच्छे से किया, यस। तो क्या वो एक फोर्स थी, हाँ वो फोर्स थी, वो ताकत थी, पर वो फोर्स कैसी थी, इंटेंजिबल। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट क्या होती है आपकी, इंटेंजिबल फोर्स होती है जिसको दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल कैसा होता है। मुझे उसको समझाने की भी रिक्वायरमेंट है डिटेल में। यहाँ पर हमारे सारे के सारे फीचर खत्म हुए। मैं सबसे फीचर के स्टार्टिंग में एक हेडिंग लिख रहा हूँ बेटा, उस पर ध्यान दीजिएगा, वो रट्टा मारने के लिए बेटा, करेक्टरिस्टिक के नीचे लिखता हूँ बेटा मैं आपके लिए। करेक्टरिस्टिक के नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए मैं करेक्टरिस्टिक के साथ में क्या लिख रहा हूँ बेटा। मैंने आपके लिए लिखा, मैं कलर भी अलग यूज करता हूँ, और मैं कलर यूज करता हूँ आपके लिए ब्लैक। और मैं क्या लिख रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए, मैंने शॉर्टकट बनाया पिग, और मैं छोटा सा 2 लिखूंगा इसके नीचे, मैं छोटा सा 2 लिखूंगा इसके नीचे, और 2 क्यों लिखूंगा सबको पता होना चाहिए। पिग 2 MCD, ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए।
ये पिग 2 क्या है, अभी बता रहे हैं आपको, पिग 2 MCD, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये बेटा साथ के साथ हेडिंग्स है जो आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। इसे हम अपनी जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं निमोनिक्स। मैं आपको निमोनिक्स लिख के देता हूँ, MNMONIC, निमोनिक। ये बेटा निमोनिक है। निमोनिक का हिंदी होता है किसी भी चीज को याद करने का तरीका। अब ये 7 हेडिंग्स है बेटा, 7 हेडिंग है। अब यकीन मानो आपको ये 7 के साथ हेडिंग याद हो जाएगी अगर आपको पिग एमसीडी याद हो। ठीक है बेटा, देखो पिग एमसीडी का मतलब क्या होता है, अब ये मत सोचो एमसीडी क्या होता है, पिग क्या होता है, वो खाली याद करने के लिए बनाया है मैंने आपको बस खाली। देखो, और जी के नीचे 2 क्यों लगाया मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि जी से हमारे 2 पॉइंट्स है बेटा, पिग 2 और एमसीडी। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको 7 के 7 पॉइंट याद हो जाएंगे। और बेटा स्टोरी क्या है सुनो इसकी याद करने की, पिग 2 एमसीडी मतलब पिग से लेके एमसीडी। आपने देखा होगा एमसीडी वाले साफ सफाई करते हैं, तो उन्होंने मान लो पिग को साफ किया, पिग ने जो गंदगी फैला दी थी उसको साफ कर दिया, तो इसे याद रहेगा कि एमसीडी वालों ने पिग की गंदगी को साफ किया, तो पिग 2 एमसीडी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए बेटा, पी से क्या है आपका, पी से है परवेसिव। पी से हेडिंग क्या है बेटा आपकी, परवेसिव। बेटा आई से हेडिंग, आप याद करो, आई से हमारी कौन सी हेडिंग थी, हमारी आई से हेडिंग थी इंटेंजिबल फोर्स। आपको बेटा हेडिंग यही याद करनी है, ध्यान देना। आपकी एनसीईआरटी, आपकी आर के श्रृंगला, आपकी सुभाष, आपकी पूनम गांधी, आपकी किसी भी राइटर की बुक हो, आपकी हेडिंग आपको यही मिलेगी उस बुक के अंदर, जो आपकी 7 हेडिंग्स है। मैंने बोला पी से परवेसिव, ई से इंटेंजिबल फोर्स, आपका जी से दो दो है, एक तो आपको दिख ही रहा है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है, और दूसरी हेडिंग थी जी से आपकी ग्रुप एक्टिविटी बेटा। इस तरह से बेटा आपके एम से, सी से और डी से भी आपके हेडिंग के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं सारे, जैसे मल्टी डायमेंशनल, इस तरह से पॉइंट बने हैं बेटा। मुझे लगता है अगर आपको पिक टू एमसीडी याद हो गया तो आपको 7 के 7 पॉइंट भी याद रहेंगे। आप अपनी बुक में इसको लिख लोगे तो आपको लंबे टाइम तक इस पॉइंट को याद करने में आसानी होगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो बेटा 7 के 7 पॉइंट लिख दोगे ना, तो बेटा 7 में से 7, 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको 7 के 7 पॉइंट याद होने चाहिए। यकीन मानो बेटा हमारे पास पूरे 11-12 महीने हैं पढ़ने के लिए अभी से। हम 11 महीने इतने अच्छे से पढ़ लेंगे इन सारी हेडिंग्स को, इन सारे क्वेश्चंस को, कि बेटा हमारे 100 में से 90 मार्क्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे अगर आपको सारी हेडिंग्स याद है। इसलिए कोशिश करेगा कि आपको सारी हेडिंग याद हो जाए। बेटा आज कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद बेटा मैं आपको थोड़ा मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है बेटा, उस पर फोकस करिएगा। बेटा लेवल के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि लेवल होते क्या है। फोकस करेगा, सब बच्चे फोकस करेंगे बोर्ड पे। मैं आपको पहले एक हायरार्की बना के दिखाता हूँ बेटा, हायरार्की है क्या और हायरार्की हमारी होती क्या है, आपको यहाँ से ये भी समझ आएगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारी बेटा मैनेजमेंट के अंदर, ध्यान देना मैंने क्या बोला, हमारे मैनेजमेंट के अंदर 3 तरह के लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। आप सब फोकस से सुनेंगे, इसको डिटेल में भी पढ़ाना है मुझे, पर शॉर्ट में समझाना बेटा इसलिए है क्योंकि जब मैं एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स के दूंगा ना, तो बार बार यूज होगा बेटा बीच में, जैसे आज भी हमारा बीच में यूज हुआ था कि 3 तरह के लेवल होते हैं हमारे। बेटा पहला लेवल जो होता है हमारा, ध्यान देना मैंने क्या बोला, पहला जो लेवल होता है जिसे हम बोलते हैं टॉप लेवल। ध्यान देना बेटा मैंने क्या बोला, पहला जो लेवल है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल। मैं एरो बना के लिखता हूँ बेटा यहाँ पे, पहला जो लेवल है वो क्या है आपका, टॉप लेवल। टॉप लेवल। आपका जो दूसरा लेवल है उसे हम बोलते हैं मिडल लेवल, और आपका जो तीसरा लेवल है उसे हम बोलते हैं लोअर लेवल। तो 3 तरह के लेवल होते हैं बेटा हमारे, और तीनों के बारे में शॉर्ट में आपको समझाऊंगा आज, बहुत जरूरी है बेटा। कई बार एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मिडल लेवल। और लास्ट वाला क्या बोला मैंने आपको, लोअर लेवल या स्टाफ लेवल भी बोलते हैं बेटा इसको, सबसे नीचे वाले लोग होते हैं, सबसे नीचे वाले मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल या फिर थर्ड लेवल।
बेटा होता क्या है, मैनेजमेंट के अंदर हमारे तीन तरह की हमारी पीढ़ियां होती है बेटा, ऐसा बोल सकते हो आप। जैसे एरिया पे ध्यान दो, तो जो मैंने हायरार्की बनाई, हायरार्की कहते हैं बेटा इसको, जो मैंने ट्रायंगल बनाया, उसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा स्पेस है, बीच वाले में थोड़ा कम स्पेस है, और सबसे ऊपर वाले में सबसे कम एम्प्लॉय स्पेस है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि टॉप लेवल में कम मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल में उससे ज्यादा मैनेजर्स होते हैं, और आपका लोअर लेवल में सबसे ज्यादा लोग मैनेजर्स होते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, हमारे जितने भी मैनेजर होते हैं कंपनी में उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। बेटा टॉप लेवल में जो लोग काम करते हैं वो टॉप कंपनी के टॉप मोस्ट पोस्ट पे लोग काम करने वाले होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो कंपनी में टॉप पोस्ट पे काम करने वाले लोग जैसे सीईओ, अगर आपने नाम सुना हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी होता क्या है वो छोड़िए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी बहुत सारी कंपनियों के जो सबसे टॉप मोस्ट लोग होते हैं उन्हें हम सीईओ के नाम से जानते हैं, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोलते हैं जिनको, जैसे रतन टाटा अपने टाइम पे, रतन टाटा कंपनी के सीईओ भी थे और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे बेटा। तो टॉप लेवल पे कौन काम कर रहा था टाटा कंपनी में, रतन टाटा जी, जो बेटा सच में इंडिया के सबसे अच्छे मैनेजर्स में से एक है। उनके लिए बेटा सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी उनके पैर छूते हैं बेटा, इतने अच्छे मैनेजर्स है वो। तो कहते हैं हमारे मैनेजमेंट के तीन लेवल है, और टॉप लेवल पे स्पेस कम है, मतलब यहाँ पे कम लोग होते हैं पर लोग कम होते हैं, पर ये टॉप मोस्ट होती है, ज्यादातर जो मेन वाले डिसीजन होते हैं वो इनके पास ही होते हैं। सेकंड लेवल मिडिल लेवल होता है, और इसमें टॉप लेवल से ज्यादा लोग होते हैं, और इनके पास टॉप लेवल वाले इनको ऑर्डर देते हैं, और मिडिल लेवल के पास कम अधिकार होते हैं टॉप लेवल वालों से, ये इनसे नीचे लेवल पे काम करते हैं। और लोअर लेवल वाले मैनेजर्स वो मैनेजर्स होते हैं जो सबसे नीचे लेवल वाले मैनेजर्स होते हैं, जो सबसे नीचे लेवल पे काम करते हैं। इनको इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, मिडिल लेवल देता है। तो मतलब क्या हुआ, टॉप लेवल वाले किसको काम करने का समझाते हैं, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल वाले किसको काम देते हैं, लोअर लेवल को। तो कॉन्सेप्ट क्या बना हमारा यहाँ पे, हमारा कॉन्सेप्ट बना टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीन तरह के लेवल्स होते हैं। तो टॉप लेवल पे सबसे कम लोग काम करते हैं, पर सबसे कंपनी के ऊपर पोस्ट वाले लोग होते हैं, जैसे मैनेजर्स, जो टॉप वाले मैनेजर्स होते हैं आपके, जैसे सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स जो कंपनी के होते हैं। और मिडिल लेवल पे उससे नीचे लेवल वाले लोग जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, आपके मार्केटिंग मैनेजर, इस तरह के लोग होते हैं। और लोअर लेवल पे सुपरवाइजर, फोरमैन, इस तरह के लोग होते हैं। बेटा तीन ही तरह के आपके मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। मैं शॉर्ट में आपको समझाया मैंने, शायद मैं अगली वीडियो में इसको लॉन्ग में समझाऊंगा आपको, पर आपको ये समझ आएगा कि ये तीन तरह के लेवल होते क्या है। बेटा मैंने आपको ये इसलिए भी समझाया क्योंकि आज हमारा एक पॉइंट ये था यहाँ पे परवेसिव, तो वहां पे लिखा था पॉइंट कि हर लेवल पे हमारा मैनेजमेंट होता है। तो जब टॉप लेवल है वहां पर भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मिडिल लेवल पे भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और लोअर लेवल पे भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट हर जगह होता है, ये वो पॉइंट था परवेसिव का। आज की वीडियो बेटा यही एंड करते हैं। मैं तो छोटे छोटे टॉपिक की वीडियो डालता रहूंगा, तब तक लॉकडाउन है बेटा, थोड़ा सिलेबस थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, पर यकीन मानो मैं आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करा दूंगा बीएसटी का भी, और रिवीजन भी हो जाएगी अच्छे से आपकी। बस आप करते जाओ, क्लास करते जाओ, समझते जाओ सारे कॉन्सेप्ट्स को। जहां भी किसी को इश्यूज आता है तो व्हाट्सएप यूज करो, अपने ग्रुप पर डाउट पूछा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो ग्रुप बना है अकाउंट्स वाला, उसी ग्रुप पर आप बीएसटी के डाउट भी अपने पूछ सकते हो। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे मैसेज डाले, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बेटा आज की क्लास एंड करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझे फेवर करे, मुझे ग्रुप पे अपना डाउट लिख के भेजे, क्योंकि ग्रुप पे डाउट लिखने से क्या होता है, जो बाकी बच्चे हैं उनका भी डाउट वो क्लियर हो जाएगा अगर उनका डाउट होगा तो। अलविदा।